गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे शुक्र के आर्थिक विचार। भारतीय आर्थिक चिंतन के अंतर्गत मनु, शुक्र और कौटिल्य का बहुत महत्व है। इनके आर्थिक विचारों के अध्ययन के बिना भारतीय आर्थिक चिंतन का अध्ययन अधूरा रहता है। शुक्राचार्य मूल रूप से आर्थिक विचारक नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने जो अपना शुक्र नीति ग्रंथ लिखा है, उसमें से हम इनके आर्थिक विचारों का अध्ययन करेंगे। शुक्राचार्य के पर्याय शब्द है उराना, काव्य और भार्गव। ब्रह्मा जी के तीसरे मानसिक पुत्र भृगु हुए। भृगु के पुत्र कवि हुए और कवि के जो पुत्र थे वह शुक्राचार्य थे। शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे। वे मन से भगवान के अनन्य भक्त थे। असुरों को भी धार्मिक शिक्षा दिया करते थे। शुक्र योग विद्या में भी पारंगत थे। उन्हीं के प्रभाव व संसर्ग से प्रहलाद, विरोचन, बाली आदि भगवान भक्त हुए। भृगु पुत्र शुक्राचार्य ने जो शुक्र नीति लिखी है, उसमें 1000 अध्याय और मात्र 2200 श्लोक है, जो बहुत असंगत सा जान पड़ता है। शुक्र नीति के टाइम पीरियड के बारे में विचारकों में मतभेद है। शुक्राचार्य का टाइम पीरियड रामायण और महाभारत से भी पूर्व का माना जाता है। डॉक्टर घोषाल ने कहा है कि 12वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी के मध्य कहीं शुक्र नीति लिखी गई थी। शुक्र नीति में मुख्य रूप से 4 अध्याय हैं, जिन्हें हम पांचाण खल नीति कहते हैं। यह 4 अध्याय, पहला है राज्य कृताधिकार, दूसरा है युवराज दि लक्षण, तृतीय नृप राष्ट्रादि लक्षण, चतुर्थ मिश्र प्रकरण। इस मिश्र प्रकरण के अंतर्गत 7 प्रकार के प्रकरणों का अध्ययन किया जाता है। पहला सुहदादि, दूसरा प्रकरण कोश, तीसरा प्रकरण विद्या कला, फिर लोक धर्म निरूपण, राज धर्म निरूपण, दुर्ग निरूपण और सेना निरूपण। यह है शुक्राचार्य की शुक्र नीति। शुक्र नीति की विषय वस्तु बहुआयामी है। इसका दृष्टिकोण सैद्धांतिक होने के साथ साथ व्यवहारिक भी है। अपनी विषय वस्तु के कारण भारतीय ग्रंथों में शुक्र नीति को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। शुक्र के आर्थिक विचारों का अध्ययन हम इस प्रकार से करेंगे। पहला, अर्थशास्त्र की परिभाषा, फिर अर्थ की महत्ता, धन के स्रोत और उसके उपयोग, उपभोग संबंधी विचार, परिवार एवं पालन पोषण, उत्पादन संबंधी विचार, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से हम उद्योग और व्यवसाय को सम्मिलित करेंगे, विनिमय संबंधी विचार, वितरण संबंधी विचार, राजस्व संबंधी विचार, बचत संबंधी विचार और दान संबंधी विचार, पर्यटन, भंडारण एवं समाजवाद संबंधी विचार। सर्वप्रथम हम देखते हैं अर्थशास्त्र की परिभाषा। मानव जीवन के सर्वांगीण उन्नति के लिए मूल 4 पुरुषार्थों का अध्ययन किया जाता है।
जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को सम्मिलित किया जाता है। पशु आदि की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी शास्त्र या रचना की आवश्यकता नहीं होती है, किंतु मनुष्य की आर्थिक एवं शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिस शास्त्र की रचना की गई है उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। शुक्र के अकॉर्डिंग प्राचीन भारतीय साहित्य में मनुष्य शरीर को जीवित रखने के लिए सभी साधनों में सबसे महत्वपूर्ण अर्थ को माना गया और इस साधन की प्राप्ति कैसे की जाए, इसके लिए मानव को दूसरे पुरुषार्थों के अकॉर्डिंग चलकर इसे प्राप्त करना होता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण धर्म है। यदि अर्थ को धर्म के अकॉर्डिंग नहीं इकट्ठा किया जाता है तो वह अनुचित है, वह अनैतिक है। शुक्राचार्य के अकॉर्डिंग अर्थशास्त्र की परिभाषा राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों अर्थों में की जाती है। जब सभी प्रकार के धन एवं संपत्ति जो उद्गम एवं वृत्ति के अनुरूप हो, ऐसे शास्त्र को हम अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र के अंतर्गत धर्म और अर्थ दोनों को ही महत्व दिया गया है और शुक्र ने तो यहाँ तक कहा है कि यदि अर्थ को धर्म शास्त्र के अकॉर्डिंग हम नहीं देखते हैं तो वह व्यर्थ है। धर्म व अर्थ में पूरी तरह से सामंजस्य होना चाहिए। अर्थशास्त्र संपत्ति की व्याख्या कर उसे अर्जित करने की बात करता है, जबकि धर्मशास्त्र उस संपत्ति के सदुपयोग की बात करता है। अर्थात अर्थ और धर्म दोनों ही महत्व रखते हैं, लेकिन अर्थ का महत्व तभी तक है जब तक कि वह धर्म के अनुसार हो। शुक्र नीति वास्तव में राज्य की राजनीतिक अर्थव्यवस्था से भरी पड़ी है, यानी कि पॉलिटिकल इकोनॉमी शब्द का प्रयोग शुक्र ने किया है। राजा और प्रजा की धर्मशास्त्र के अनुसार संचालित की जाने वाली आर्थिक गतिविधियों को जब हम सम्मिलित करते हैं तो वह अर्थशास्त्र के अंतर्गत आ जाता है। शुक्र ने अर्थशास्त्र को ज्ञान की 32 शाखाओं में से सबसे महत्वपूर्ण शाखा माना है। अर्थशास्त्र की परिभाषा शुक्र के अनुसार, जिसमें श्रुति तथा स्मृति के अविरुद्ध राजाओं के लिए आचरण के विषय में उपदेश दिया गया हो और अच्छे कौशल से धन अर्जन की विधि कही गई हो, उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। इस परिभाषा के अंतर्गत मुख्य रूप से 2 बातों पर जोर दिया गया है। पहला है श्रुति और स्मृति के अनुकूल राजाओं द्वारा किए जाने वाला आचरण, और दूसरा है अच्छे कौशल से धन अर्जन करने की विधि। अब हम इनको थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं, जैसे कि राजा का आचरण कैसा होना चाहिए। नित्य प्रजा का पालन करने वाला, दुष्टों का दमन करने वाला, दान देने वाला, राज्य सूर्य आदि यज्ञ करने वाला, न्यायपूर्वक कोष बढ़ाना, कर वसूल करना, शत्रुओं का मान मर्दन करना और बार बार राज्य को बढ़ाना। राजा का आचरण इस प्रकार का होना चाहिए। फिर दूसरा है अच्छे कौशल से धन अर्जन करना। तो शुक्र ने कहा है कि यदि व्यक्ति धर्म के अकॉर्डिंग धन का अर्जन करता है तो वह सर्वश्रेष्ठ है। और शुक्र ने अर्थशास्त्र को
धन अर्जन करने वाला शास्त्र कहा है। शुक्र के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसके माध्यम से मनुष्य को अधिकतम संभव संतोष प्राप्त होता है, अर्थात अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति अर्थशास्त्र के माध्यम से ही होती है। और अर्थ का महत्व एवं धन के स्रोत और उपयोग को देखते हैं तो अर्थ की महत्ता, यानी जिस प्रकार से मनु ने अर्थ की महत्ता को बताया है, वैसे ही शुक्र ने भी अर्थ को महत्व दिया है। शुक्र ने कहा है कि आर्य सभ्यता 4 आधारशिलाओं पर आधारित है। कि 4 आधारशिलाएं कौन सी है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और इनमें से अर्थ सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। और अर्थ का महत्व भी तब तक है जब तक कि वह धर्म के अनुसार चले। और कहते हैं कि अर्थ से ही अन्य 3 पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। और दूसरा हम यदि देखते हैं धन के स्रोत जो है, शुक्र ने बताया है कि धन वाणिज्य और व्यापार से प्राप्त किया जाता है। फिर धन का उपयोग किस प्रकार से किया जाना चाहिए? शुक्र कहता है व्यक्ति के पास धन रहते हुए उसे व्यर्थ नहीं पड़ा रखना चाहिए, उसे उसको उपयोग में लाना चाहिए। मित्र के मांगने पर उसे बिना ब्याज के उसे दे देना चाहिए। और जिसकी भी आवश्यकता, जो निर्धन है और जिसे आवश्यक है, उसे भी दान के रूप में प्रदान किया जाना चाहिए धन। उसके अलावा कण कण संग्रह किया जाना चाहिए। कौड़ी से लेकर रत्न आदि सभी को शुक्र ने धन में सम्मिलित किया है। अर्थात धन का उपयोग किस प्रकार से किया जाना चाहिए? अकॉर्डिंग टू मॉरलिटी, नैतिकता के अनुसार धन का उपयोग किया जाना चाहिए। आज के इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी। थैंक यू।